सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रोक और सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज CVA। स्ट्रोक और सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो स्ट्रोक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 to 15 के मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं न्यूरोलॉजी में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। So let's discuss the definition. What is stroke? So cerebrovascular accident CVA, also known as brain stroke, is the damage to the brain or brain cells and tissues from the interruption of its blood supply. So stroke क्या होता है? Stroke एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि रिलेटेड है ब्रेन से। ब्रेन को जब इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है तो उस कंडीशन में एक सडन एक एक्यूट कंडीशन डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। सो व्हाट इज़ स्ट्रोक? सो इट इज़ अ सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट विच इज़ डैमेज टू द ब्रेन और द ब्रेन सेल्स एंड टिश्यूज़ फ्रॉम द इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। इसका जो मेन कारण है वो है रप्चर, आर्टरी का ब्लॉकेज या तो आर्टरी का रप्चर होना, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है ब्रेन को। सो कोई भी अगर आर्टरी है तो अगर वो रप्चर या तो वो रप्चर हो गई है या तो उसमें कोई ब्लॉकेज डेवलप हो गया है जिसकी वजह से स्ट्रोक डेवलप हो जाता है। अब हम इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सो स्ट्रोक जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जो कि 85% होता है। 85% केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक ही देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज़ हेमोरेजिक, थर्ड वन इज़ ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, जो कि मिनी स्ट्रोक कहलाता है। तो 3 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं। तो सबसे पहले हम इस्चेमिक स्ट्रोक को पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज इस्चेमिक स्ट्रोक? Ischemic stroke is caused by interruption of blood supply to the brain. This is usually caused due to cerebral thrombosis और cerebral emboli. तो कहीं ना कहीं जो आर्टरीज होती हैं उसमें थ्रोम्बोसिस या तो एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड वन इज़ हेमोरेजिक स्ट्रोक। सो इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यूज़, मीन्स कहीं ना कहीं आर्टरी का रप्चर होना, आर्टरी के रप्चर होने की वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक डेवलप होता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक भी फिर सब टाइप्स 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ इंटरक्रेनियल हेमोरेज, सेकेंड वन इज़ सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, जो कि इंटरक्रेनियल हेमोरेज 15% एक्वायर करते हैं, सब एरेक्नॉइड हेमोरेज 5% एक्वायर करता है। सो ये था इसका टाइप्स। अब पढ़ते हैं इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। सो कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर में 2 तरह के रिस्क फैक्टर हैं। एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और दूसरा होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ओल्डर एज में स्ट्रोक ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्डर एज में ही देखने को मिलता है, मिडिल एज में भी स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जेंडर मेल और फीमेल में मेल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं स्ट्रोक के लिए। रेस, हेरिडिटी एंड फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली की हिस्ट्री में कोई भी हार्ट डिजीज़ या तो सडन और ऐसा कोई डिजीज़ डेवलप होता है तो उस कंडीशन में भी स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड वन इज़ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने से भी बढ़ जाते हैं। कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, या सोशल डिप्रिवेशन की वजह से भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा वेट अगर है पर्सन का तो भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, या सीडेंट्री या पुअर लाइफस्टाइल की वजह से भी स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। सो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। अब पढ़ते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक होता है तो कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो उसके बॉडी में शो होते हैं। तो डिजीनेस, चक्कर आते हैं पेशेंट को, पेशेंट कंफ्यूज हो रहता है, लॉस ऑफ बैलेंस है, जो उसकी कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रॉपर हो जाती है, नॉजिया, वॉमिटिंग फील होती है, नंबनेस, वीकनेस हो जाती है वन साइड ऑफ बॉडी, सीजर आते हैं पेशेंट को, सीवियर हेडेक होता है, मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं, स्पीच डिसऑर्डर होते हैं, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ ब्रेन अफेक्टेड। मीन्स ये सारे साइन एंड सिम्टम्स उस पर डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्टेड है, उस वजह से। नेक्स्ट वन इज़ इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं।
So due to etiological factor, interruption of blood supply to the brain cells or tissues, poor blood supply to the brain, reduced oxygen level to the brain, stroke and CVA और CVA. ओके, सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी. अब पढ़ते हैं. तो स्ट्रोक सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं कंट्रोल किया जा सकता है. इसके मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, जो अलग अलग नर्सिंग, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है. बट कुछ बेसिक मैनेजमेंट है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है. तो एयरवे के लिए मेंटेन एयरवे, प्रिवेंट एस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन फीडिंग सप्लीमेंट्स देते हैं पेशेंट को. मेडिकेशन में थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, डायूरेटिक्स, ये सारे जो होते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं. सो सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है क्रेनिएक्टमी एंड इंट्राक्रेनियल बाईपास प्रोसीजर. सो ये था स्ट्रोक का लेक्चर. एंड आप लोगों को कोई भी डाउट या तो क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.